इस डायग्राम को देखो। आपको पहले प्रिंसिपल प्लेन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखो, अभी तक तुमने सॉम में जितना पढ़ा था, तुमने ये देखा था कि कंपोनेंट पर जो फोर्सेज लग रही है वो कोई सिंपल एक डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है ना। और ना ही कंपोनेंट को आप कहीं से काट रहे थे, ना कोई आपने ओब्लिक प्लेन पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। आपने सिंपल एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी, उस फोर्स को एरिया से डिवाइड किया और आपने ये क्या कर लिया, स्ट्रेस निकाल ली। अब देखो, जो नेचर है स्ट्रेस का, वो भी तो स्ट्रेस जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ये कंपोनेंट है, इसका ये वाला सरफेस कंसीडर करके चलो, ऊपर वाला सरफेस जहां पर जी लिखा हुआ है, मैं इस सरफेस को कंसीडर करके चल रहा हूं, ये सरफेस, ठीक है। एक बार मैं बता दूं, इस सरफेस के नीचे भी इसका ही सरफेस होगा। अब मान लो, कंसीडर करो, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, ठीक है। ये ऐसे एक फोर्स लग रही है, ठीक है। जो ये फोर्स लग रही है, नॉर्मल फोर्स हो गई आपके इस सरफेस के ऊपर या इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो इस फोर्स की वजह से इस लोड को पी बोल देते हैं। इस लोड की वजह से जहां पर स्ट्रेस इंड्यूस होगी, वो स्ट्रेस क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेसिव नेचर होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दूं और इस फोर्स को मैं इस सरफेस के ऊपर ऐसे लगा देते हैं, ऐसे, अब ये सरफेस के पैरेलल हो गई है, समझ पा रहे हो। अब ये सरफेस की पैरेलल फोर्स लगेगी, इसका अमाउंट भी पी है, ठीक है। अब देखो, अब ये फोर्स इस सरफेस के पैरेलल है, तो अब ये इस सरफेस के अंदर कौन सी स्ट्रेस को जनरेट करेगी, शियर स्ट्रेस को जनरेट करेगी। अपना माइक ऑफ कर लो भाई बच्चों, मैं बार बार नहीं तुम्हें म्यूट कर सकता, समझदार बच्चे, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करा, अमाउंट वही था, जो स्ट्रेस इंड्यूस होनी थी उसका नेचर चेंज हो गया, आया ना, हो जाएगा। अब देखो, अब ये तो है नहीं कि जो कंपोनेंट आप वर्किंग में लगाओगे उसमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेंगी, एक ही टाइप की फोर्स लगेंगी, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और अलग अलग नेचर होगा। जनरली क्या होता है, ये देखो, इस पार्ट का विदाउट कट सेक्शन, ये मैंने एक, ये इसका फ्रंट व्यू है, इसमें देखो ये नॉर्मल फोर्स लग रही है, इस सिर्फ वो जो ये प्लेन दिख रहा है आपका, सरफेस दिख रहा है, इसकी नॉर्मल ये फोर्स लग रही है, इस प्लेन पर तो इस फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस ही जनरेट होगी। मान लो मैं इस कंपोनेंट का कोई ऐसा प्लेन देख रहा हूँ, सरफेस देख रहा हूँ जो किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, काटने के बाद ये सिर्फ ये प्लेन कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। अब ये नॉर्मल फोर्स लग रही थी, वो तो वो तो ऐसी लग रही थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे लग रही थी। इसकी वजह से क्या होगा, जब ये इस सरफेस पर लग रही थी तो नॉर्मल स्ट्रेस को जनरेट कर रही थी, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जब हम मैं किसी एक ओब्लिक प्लेन पर देख रहा हूं, ओब्लिक प्लेन का मतलब जो किसी एंगल पर इंक्लाइंड प्लेन हो। अब देखो, ये फोन इस प्लेन पर किसी एंगल पर लग रही होगी, ये एंगल ये एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा आपका। ये नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगी आपकी, ठीक है, पी अमाउंट की। अब ये जो पी अमाउंट की फोर्स लग रही है, जब मैं इसको इस ओब्लिक प्लेन पर स्टडी करूंगा, ये दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा। एक तो इस सरफेस के नॉर्मल और एक इस सरफेस के अलोंग, और जो इस सरफेस की आती एंगल बनाएगी, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी आपकी, थीटा, ठीक है। तो एक कंपोनेंट होगा इसका अब पी कोस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इसका पी साइन थीटा। जो कोस वाला कंपोनेंट है वो शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा, और जो साइन वाला कंपोनेंट है
वो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, तो यानी कि एक ही फोर्स लगाई थी हमने, लेकिन वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पर होने की वजह से या एक प्लेन पर किसी एंगल पर होने की वजह से वो एक ही फोर्स दो टाइप की स्ट्रेस को इंड्यूस कर रही है उस प्लेन के अंदर। शियर फोर्स भी इंड्यूस कर रही है और क्या कर रही है, नॉर्मल फोर्स भी इंड्यूस कर रही है। ये तो एग्जांपल हो गया कि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी। मान लो इस पी के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रही हो, इसी प्लेन पर वर्टिकल डायरेक्शन में भी मैं एक पी अमाउंट की फोर्स लगा देता। ठीक है, जब पी अमाउंट की फोर्स लगेगी ऊपर नीचे यहां पर, ठीक है, उसका इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही होगा। वो भी इस प्लेन पर दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगी, एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा और एक उसके पैरेलल कंपोनेंट होगा। उसकी वजह से भी दो टाइप की स्ट्रेस जनरेट होगी। दूसरा एग्जांपल हो गया, दो दूसरी फोर्स लगा दी, और अब एक तीसरी फोर्स क्या लग सकती है कि मैं इस बॉडी के ऊपर एक शियर स्ट्रेस और लगा देता हूँ, शियर फोर्स और लगा देता हूँ, वो भी पी अमाउंट के लगा के चल रही। ठीक है, शियर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट प्लेन के पैरेलल लगेगी। जब ये प्लेन के पैरेलल लगेगी और इस प्लेन पर स्टडी करूंगा, उसका इफेक्ट यहाँ पर आके भी अलग हो जाएगा, आया ना। तो ये जो शियर स्ट्रेस ऊपर वाले प्लेन पर सिर्फ शियर स्ट्रेस जनरेट कर रही थी, इस ओब्लिक प्लेन पर ये शियर स्ट्रेस भी जनरेट करेगी और नॉर्मल स्ट्रेस भी जनरेट करेगी। ठीक है, और एक्चुअल कंडीशन में किसी भी कंपोनेंट पर कुछ ऐसी ही स्टेट ऑफ स्ट्रेस जनरेट होती है। ये कंसेप्ट आपका प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस का। यानी कि अब मैंने बता दिया आपको, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेज लगेंगी और इन तीनों अलग अलग फोर्सेज का अलग अलग प्लेन पर अलग अलग इफेक्ट होगा। तो हमें ऐसे दो प्लेन सिलेक्ट करने हैं जहां पर इन फोर्सेज का इफेक्ट मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। जिन प्लेन पर इन इन फोर्सेज का कंबाइंड इफेक्ट मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, उन प्लेन्स को हम बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेन। समझ गए सब बच्चे? किसी को कुछ डाउट? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बच्चा पूछना चाहे तो पूछ सकता है, अपना माइक अनम्यूट कर। इन फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट ऐसे एक बॉडी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन मिलेंगे आपको। आप थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज करते रहो, एक ही पॉइंट पर आपको अलग अलग प्लेन मिलते रहेंगे। अब देखो, हमने जो ई एफ था, इसकी रिस्पेक्ट में एक प्लेन हो गया, एक प्लेन आपको ऐसा मिल सकता है, 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 एक प्लेन आपको ऐसा मिल सकता है। इन सब प्लेन पर इस फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होगा। तो हम तो तीन अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेज लगेंगी, तो उनकी वजह से कंबाइंड इफेक्ट की फोर्सेज का किसी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन में से किसी भी एक प्लेन पर मैक्सिमम होगा और किसी दूसरे प्लेन पर मिनिमम होगा। ठीक है, उन दो प्लेन को ही हमें सिलेक्ट करना है और उन्हीं दो प्लेन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, किसी बच्चे को कुछ डाउट? सर थोड़ा सा इसको मैसेज रिजॉल्व हो गया, कर एक बार और बता दो, रिजोल्व करना कर दो। उतनी डेप्थ में मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेरिवेशन कैसे करते हैं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा मैं सिर्फ तुम्हें ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रिंसिपल प्लेन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्सेज लगते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, जब हम उनको किसी भी मशीन में यूज करते हैं, उन मल्टीपल फोर्सेज का कंबाइंड इफेक्ट किसी एक प्लेन पर मैक्सिमम होगा और किसी दूसरे प्लेन पर मिनिमम होगा। हमें सिर्फ उन दो प्लेन को स्टडी करना है, क्योंकि अगर फेलियर होगा तो मैक्सिमम इफेक्ट वाले प्लेन पर ही तो फेलियर होगा। समझे? हमें तो फेलियर तो वही होगा ना जहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम होंगी, इसलिए हमें ऐसे प्लेन चाहिए। समझ गए? और सर वो जो प्लेन है वो तो डिपेंड करेगा ना कि हम फोर्स कौन से एंगल पे लगा रहे हैं, वो फोर्स के एंगल पे पर ही डिपेंड करेगा। वही तो बता रहा हूँ कि फोर्स किस डायरेक्शन पर लगेगी। उन तीनों फोर्सेज को पहले हम बॉडी के ऊपर लगाएंगे, फिर उनमें से फॉर्मूला डेरिवेशन भी होती है कि हम प्रिंसिपल प्लेन कैसे सिलेक्ट करें, डेरिवेशन नहीं है।
जी सर, जी डायरेक्ट सर, समझ गया वही सर। है, मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, मैं तुम्हें डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूँ कि एक्सक्यूज मी सर। बोलो। हेलो हाँ, बोलो सर, बोलो। जिस प्लेन पे सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस होंगे वही प्रिंसिपल प्लेन होगा ना? प्रिंसिपल प्लेन देखो, मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब ये है, मैक्सिमम होगा कि उसमें मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितनी लग रही है। मिनिमम का मतलब ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितनी लग रही है। कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम नेगेटिव मान के चल रहे हैं ना, यस सर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से भी कंपोनेंट फेल हो सकता है और टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से भी कंपोनेंट आपका फेल हो सकता है। हम दो प्लेन इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि फेलियर होगा तो इन दो प्लेन के अलोंग ही फेल होगा आपका कंपोनेंट, अदरवाइज और किसी प्लेन के अलोंग आपका कंपोनेंट फेल नहीं होगा। इसलिए हम इन दो प्लेन को सिलेक्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, यस सर, क्लियर। किसी बच्चे को और कुछ डाउट? कंसेप्ट समझे? फॉर्मूले में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये तीन ही टॉपिक करवाने थे मुझे आज। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट मुझसे पूछ सकता है अभी के लिए। सर मेरे को एक पिछला टॉपिक पूछना था सर, एंड्योरेंस लिमिट एक बार दोबारा आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं ना ये लेक्चर है ना आपके पास शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैंने रिकॉर्डिंग कर ली इस ठीक लेक्चर। जिस बच्चे को जो भी डाउट हो मेरे पास पर्सनल एसएमएस कर देना, मैं ये लेक्चर उसके पास व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एक बार पढ़ना, किसी बच्चे को कुछ डाउट हो फिर मुझसे पूछ लेना। एक बार जब खुद पढ़ोगे ठीक है सर। आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है? और कुछ डाउट? ओके सर। यस सर, क्लियर। की फोटोज भी शेयर की थी, उसके अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं था। प्रिंसिपल स्ट्रेस का आज शेयर कर दूंगा मैं आपके पास, ठीक है? किसी बच्चे कुछ डाउट? नहीं अभी प्रिंसिपल स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ है, पूरा सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर की मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा स्टार्टिंग बताया, सर में कल पढ़ेंगे। सर हेलो हेलो बोलो, वही सुन रहा हूँ। सर, जब हम ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नॉर्मली लगाते हैं तो कंप्रेसिव नेचर होता है, और जब पैरेलल लगाते हैं तो टेंसाइल लगेगा ना सर? टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों नॉर्मल फोर्स की वजह से होते हैं। नॉर्मल फोर्स का मतलब है कि वो सरफेस के जो फोर्स लग रही है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रही है। अगर वो कंपोनेंट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। अगर कंपोनेंट को खींच एलोंगेट करने की कोशिश कर रही है, खींचने की कोशिश कर रही है, तो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस करेगी। ओके सर। कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों नॉर्मल फोर्स की वजह से आती है। नॉर्मल फोर्स कंप्रेसिव भी हो सकती है, नॉर्मल फोर्स टेंसाइल भी हो सकती है, ठीक है? और कुछ डाउट? ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पे नेचर क्या लग रहा है, मतलब कि वो खींच रहा है या दब रहा है। ये तुम्हें सोम में पता होने चाहिए थे। सर टेंसाइल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। देखो, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होती है और टेंसाइल स्ट्रेस भी लॉन्गिट्यूडिनल। तो आपकी एक्सिस के अलोंग लगती है और सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, अच्छा अच्छा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक क्लियर। और बताओ, एक बार सोम रिवाइज कर लेना सब बच्चे। हाँ सर। दोबारा बोल रहा हूँ। और कुछ डाउट किसी बच्चे का? पूछ लो, अभी है 5 मिनट हमारे लेक्चर में। मैं आज अभी मीटिंग एंड नहीं कर रहा, देखो समझो और पूछो। निकला रहा। कुछ डाउट? ये रोल नंबर 164। एक बार अपना माइक अनम्यूट करना। रोल नंबर 164 सुनाई दे रहा है? छोड़ दी? कौन है ये रोल नंबर 164?
रोल नंबर 164। सर सूरज नेहरा। हाँ वही सूरज, कहाँ रख रखा है फोन? चलो देखते हैं, कुछ बच्चे बीच में मीटिंग छोड़ के गए हैं। कोड है मेरे पास सबका, सब रिकॉर्ड होता है वेब एक्स के अंदर, किस बच्चे ने कब ज्वाइन की और कब छोड़ी मीटिंग। 56। इशू था इस वजह से सर ये एग्जिट हो गया था। हमारे से होगा। नेट इशू था सर, इस वजह से लेफ्ट हो गया था। क्यों लेफ्ट हो गए? मैंने तो किया नहीं किसी को एक्सपेल, आज कल मैं कर दूंगा, क्लास से एक्सपेल हो जाओगे तुम लोग। रोल नंबर 61। किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो पूछ सकता है, फिर मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। एनी डाउट? तो पर्सनली मैसेज कर देंगे तो आप वो भेज दोगे ना रिकॉर्डिंग आज की? मैं भेज दूंगा रिकॉर्ड। या फिर सर ग्रुप पे भेज दो तो और भी अच्छा रहे। सर आप ग्रुप पे भेज देंगे अच्छा रहेगा। ग्रुप में शेयर नहीं होगा कुछ भी, ग्रुप में सिर्फ ग्रुप में PDF और PPT शेयर होंगे। मीटिंग भी में मैं वीडियो भी शायद ही शेयर करूंगा आपके पास, डाउट हो तो पूछो, एक अलग से सेशन ले लेंगे डाउट सेशन, ठीक है ना? सर मैं बस पर्सनली मैसेज कर दूंगा सर आपको, फिर आप लोग को बता दें। जो बच्चे मीटिंग बीच में छोड़ रहे हैं ना, उसका तो बहुत आ रहा है तुम लोगों के ऊपर। करें मीटिंग एंड, अगर किसी बच्चे को डाउट ना हो कुछ भी। कर दो सर, वो लेक्चर देख लेंगे, लेक्चर में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर उसको सुन के जो रह जाएगा वो आपसे दोबारा पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक लेक्चर यू में सो मिलते हैं। मच। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से सुन लो। नोट्स बनाने हर बच्चे को कॉपी में नोट्स बनाओ, PDF बनाओ उसका, और अपने CR के पास सेंड करो। CR मेरे पास सेंड करेगा, ठीक है? नोट्स बनाने बहुत जरूरी है सब्जेक्ट के, जो जो बता रहा हूँ क्लास में उसको नोट करते रहा करो। अब 3D डायग्राम तुम्हारी किसी बुक के अंदर तो मिलेंगे नहीं। 3D डायग्राम में मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, वो वैसा हुआ वैसा लिखा हुआ बुक के अंदर भी नहीं मिलेगा। तो अच्छा होगा स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते रहो कॉपी में, जिस बच्चे को पढ़ना है, ठीक है? बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, काम आएगा आगे। थ्योरी ऑफ मशीन भी ऐसा ही है और मशीन डिजाइन भी ऐसा ही है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है दोनों के दो। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारे हर। सोम का भी बता रहा हूँ मैं बीच बीच में, सर आपके पास TD सब्जेक्ट नहीं है? तो उनकी बात कर रहा हूँ। TD नहीं है आपके? वो आ तो लिया है तुमने, पढ़ तो ली? थर्ड में TD1 पढ़ी थी, फोर्थ में TD2 पढ़ी थी, ठीक है? ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।